हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आपको जे स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जातीय प्रथा, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और एग्ज़ाम होने वाला है। इन एग्ज़ामों को में हम जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों के लिए ध्यान में रखते हुए, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर फटाफट दे सकते हैं कि कौन होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर संपूर्णानंद है। तो इसमें आंसर कौन होगा इसका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी है राम किशुन सकपाल और ऑप्शन डी है राधे राम सकपाल। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा रामजी सकपाल, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का जो नाम था वह है रामजी सकपाल। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यानी कि अभी के जो सभ्य समाज जो है वो कार्यकुशलता के लिए किसे मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए श्रम विभाजन, यानी कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता, जो आधुनिक जो सभ्य समाज है उसकी जो कार्यकुशलता है वो श्रम विभाजन मानता है। श्रम यानी कि उसकी क्षमता के आधार पर उसके काम की जो बंटवारा किया जाए वही श्रम विभाजन कहता है, यानी कि श्रम विभाजन मानता है अभी के समाज। धन विभाजन नहीं होगा, यानी कि धन के आधार पर हम किसी के कार्य को नहीं बांट सकते हैं। जन विभाजन मतलब यानी कि जनताओं के आधार पर हम किसी को विभाजन काम का बंटवारा नहीं कर सकते। और जाति के आधार पर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जाति के आधार पर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो जाति विभाजन आप लोग समझ रहे होंगे कि जाति के आधार पर विभाजन हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी घातक है। यानी कि हमारी समाज, अभी की समाज यानी कि आधुनिक सभ्य समाज अगर बनाना है तो हमें श्रम विभाजन करना होगा, यानी कि श्रम यानी कि कार्य के अनुसार पर उन्हें विभाजन करना होगा। तो आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जातीय प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जातीय प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो है, ऑप्शन जो है प्रत्यक्ष, बी है प्रमुख, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जातीय प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का एक प्रमुख, एक डैश कारण बनी हुई है। तो दोस्तों वो होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख। प्रत्यक्ष और प्रमुख ये दोनों होगा, प्रत्यक्ष रूप से और प्रमुख रूप से भारत में एक बेरोजगारी की एक समस्या बनी हुई है जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुख्य नायक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुख्य नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो दोस्तों, मुख्य नायक जो है वो पत्रिका है। मुख्य नायक कौन है? पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 बिहार। तो दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 1956 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? जैसे कि लेखक ने बताया है कि अम्बेडकर के, यानी कि ऑप्शन ये है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, और उसके बाद जो है
पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी कि अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारा जो होनी चाहिए तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि दूध और पानी एक साथ अगर मिल जाए तो पता ही नहीं चले कि दूध कौन और पानी कौन है, बताना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार के हमारे समाज की जो भाईचारा होनी चाहिए वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, मतलब हमारे भारत के जो संविधान का जो निर्माण किया गया उसमें किसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी और डी महात्मा गांधी। तो आप लोगों ने आंसर पता होगा कि इसका आंसर जो होगा भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए उसमें भीमराव अम्बेडकर की योगदान सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि सभ्य समाज की आवश्यकता है सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम और डी है दूध पानी। तो दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता है, हमारी सभ्य समाज की आवश्यकता है तो उसमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, जाति प्रथा की आवश्यकता है, श्रम विभाजन की आवश्यकता है कि अणुबम की आवश्यकता है कि दूध पानी की। तो दोस्तों हमारी सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, यानी कि श्रम के आधार पर उनकी क्षमता के आधार पर उनके कार्य की बंटवारा करना, यानी कि देना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए। तो ऑप्शन ए है इटली, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क और डी है दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो आंसर जो होगा दोस्तों न्यूयॉर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर जी के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों उसका आंसर जो होगा ऑप्शन जो है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और इनमें से सभी। तो दोस्तों अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक कार्य के लिए जो प्रेरक व्यक्ति थे वो है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वो 1936 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इसका आंसर 1936 ईस्वी में होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन है कहानी, बी भाषण, सी निबंध और डी है साक्षात्कार। तो दोस्तों 14 का आंसर जो होगा वो सी होगा, निबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो दोस्तों उसका ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्र और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी कि ये ABC ये तीनों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो ऑप्शन ए है कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी है रूढ़िवादिता के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानता है। तो दोस्तों वो आवश्यक इसलिए मानते हैं वो कार्यकुशलता के लिए, यानी कि कार्यकुशलता के लिए भी के समाज को श्रम विभाजन आवश्यक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है वह बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों उसका जो आंसर जो होगा वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतरण किया। किसने हिंदी में रूपांतरण किया, यानी कि अम्बेडकर के भाषण जो है अम्बेडकर जी के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वो होगा ललई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 के अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित और डी कायस्थ, डी है कायस्थ। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो दलित होगा। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया।
तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवाद में। तो दोस्तों लेखक जब वो चैप्टर को बारे में बता रहे थे, उस पाठ के बताए हैं, तो उनको जातिवाद में लेखक को विडंबना दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई और डी भीमाबाई। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो डी भीमाबाई होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, तो 1920, 1918, 1916, 1914। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा 1916 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए है जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। बी है जिसमें सभी धनी हो, सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो दोस्तों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, वो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन जो है अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा और डी उद्योग धंधा की कमी को। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर जो होगा वो होगा सी जाति प्रथा को। बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसकी रचना है। तो दोस्तों इनका जो आंसर जो होगा वो होगा कि भीमराव अम्बेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी और डी सुखदेव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो ए भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। ऑप्शन है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा बी हानिकारक। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों उसका जो आंसर जो होगा सो महू मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, उन्नत भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वो होगा बहिष्कृत भारत। यानी कि अम्बेडकर ने किस पत्रिका को, तो बहिष्कृत पत्रिका को प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका होगा वो होगा बी भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन ये हिंदी का जो है आप जितने क्वेश्चन को आंसर दिए हैं उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आंसर दे पाए हैं, कितने अच्छे से आपकी तैयारी है 2021 के लिए, ये हम देखना चाहते हैं। और आप बताइएगा और आप लोग नाम लिख करके बता दीजिएगा कि मैं इतना नंबर 30 में इतना नंबर का स्कोर कर पाया हूँ। और आप कितने अच्छे से तैयारी कर पाए हैं ये इससे ही पता चल जाएगा। हम हर एक चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो 2020 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।